हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सबका बंसल एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री का इम्पॉर्टेंट टॉपिक ग्रोथ फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। तो स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक पॉइंट क्लियर कर दूं कि आपको ऑलरेडी एक वीडियो पहले मिल चुकी है जो ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म को लेके है, उसका फर्स्ट फेज़, और उसकी वीडियो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आज हम जो डिस्कस करेंगे कि जो अहम भूमिका थी, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था, वो महात्मा गांधी जी का था फॉर फ्रीडम स्ट्रगल। और महात्मा गांधी जी का रोल इतना इम्पॉर्टेंट था कि आज की डेट में अगर हम बात करें कि जो आपको एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आज की डेट में हम बात करें कि जो एक्चुअल टर्म में जो फ्रीडम मिली थी वो महात्मा गांधी जी के द्वारा, जो उन्होंने इतने आंदोलन चलाए थे, उनके कारण हमें फ्रीडम मिल सकी थी। क्योंकि जैसे हमने पहले डिस्कस किया था कि कई सारे रिवोल्ट, कई सारी वायलेशन करने के बावजूद ब्रिटिशर्स को हरा पाना इजी नहीं था। ये हमने पिछली क्लासेस में भी डिस्कस किया था। तो एक्चुअल टर्म में ऐसा क्या खास था उनमें? उनमें ऐसी क्या खासियत थी कि एकदम सिंप्लिसिटी के साथ वो अपने आंदोलन करते थे और उनके आंदोलनों से ही अंग्रेज डर जाते थे। वो चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो जिनको नहीं पता चीज़ें, तो पेन पेपर साथ में ले लें, ठीक है। और जो चीज़ें आपको करवाऊंगा, जो आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा कि एग्ज़ाम में आपको कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, वो आप लोगों ने ज़रूर नोट डाउन करने हैं। सो शुरुआत करते हैं। सो एडवेंट ऑफ गांधी जी। गांधी जी जब भारत आते हैं, साउथ अफ्रीका से भारत आने के बाद उनके द्वारा पहले भारत भ्रमण किया गया था। पूरे भारत में घूमते हैं, और एक्चुअल टर्म में घूमने का सेंस ये नहीं था कि पूरे भारत में वो सिर्फ घूम ही रहे थे। एक्चुअल टर्म में उनके द्वारा इंडिया की ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम को देखा गया था कि हमारे देश में पॉवर्टी क्यों है, हंगर इंडेक्स हाई क्यों है, हमारे देश में कहाँ पर कमी है। तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जब जमींदारी सिस्टम आया था तो उस टाइम पे ब्रिटिशर्स ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते थे। जो इंडियन थे, जो जमींदार थे, वो इंडियन ही थे, और इंडियन जो ऐसे लैंडलॉर्ड्स थे वही पीजेंट्स को, गरीब लोगों को, किसानों को परेशान करते थे। गांधी जी के द्वारा जब भारत आते हैं तो उनके द्वारा सबसे पहले इंडिया की ग्रास रूट लेवल प्रॉब्लम्स को देखा गया। तो जो उन्होंने देखा कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी हमारे देश में उस समय पे भी और आज भी, जो समस्या है फार्मर्स की, किसानों की जो प्रॉब्लम है। गांधी जी के द्वारा 1917 में, 1917 में, नोट कर लेना जी, 1915 में गांधी जी भारत आ गए थे, ठीक है। और 2015 में आपको पता है कि जब 100 साल इस इवेंट को पूरे हो गए थे, उसके बाद हमारे देश की सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा प्रवासी भारतीय दिवस सेलिब्रेट किया जाता है, ठीक है, इस चीज़ को 100 ईयर्स कंप्लीट होने की खुशी में। तो 1917 में गांधी जी के द्वारा पहला जो आंदोलन किया गया था वो था आपका चंपारण आंदोलन, चंपारण मूवमेंट। चंपारण मूवमेंट क्यों इंपॉर्टेंट हुई है? अगर हम बात करें कि चंपारण आंदोलन क्यों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, क्यों इतना हाईलाइट हुआ, उसका क्या कारण था? एक्चुअल टर्म में गांधी जी से पहले जो हमारे देश के बड़े बड़े लीडर थे हमारे देश में, जैसे फॉर एग्जांपल ऑलरेडी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ऐसी बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ जो थी वो ऑलरेडी इस आंदोलन में जुड़े हुए थे। तो चंपारण, जो कि बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है स्टूडेंट्स, चंपारण मूवमेंट की हुई थी, आपको पॉइंट क्लियर कर देता हूँ। एक्चुअल टर्म में बिहार में जो पीजेंट थे, पीजेंट से जबरदस्ती अंग्रेजों के द्वारा, या फिर आप कह सकते हो अंग्रेज ऑर्डर देते थे, जो बड़े लैंडलॉर्ड्स थे, जमींदार थे, शाहूकार थे, उनको ऑर्डर दिया जाता था कि हमें जो है इंडिगो की खेती करवानी है, नील की खेती। कमेंट करके बताओ इंडिगो रिवोल्ट कब हुआ था। इंडिगो जो था वो
पीजेंट्स के द्वारा ग्रो किया जाता था। और नील की खेती किसानों की ज़मीनों को बहुत ज़्यादा बंजर बना देती थी। बार बार उनसे एक ही खेती करवाई जाती थी और बार बार एक ही फसल बीजने के चक्कर में उनके जो खेत होते थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाते थे। मतलब कि जो लैंड है वो अनफर्टाइल हो गई है। तो इसके बाद अब किसान कहाँ जाएगा? कौन से जमींदार के पास जाएगा? कौन से ब्रिटिशर्स के पास जाएगा? तो ये समस्या थी, ग्रास रूट लेवल की जो प्रॉब्लम थी, वही मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि गांधी जी ने क्यों फोकस किया है। गांधी जी किस चीज़ की बात करते हैं कि हमें ग्रास रूट लेवल को ऊपर उठाना है। इसीलिए आप पढ़ते हो, अपने पॉलिटी में भी पढ़ते हो, पंचायती राज सिस्टम में पढ़ते हो, डीपीएस में पढ़ते हो कि गांधी जी का रोल क्या था। सो ग्रास रूट लेवल की समस्या जो थी, जो हमारे इंडिया के जो फार्मर्स थे, फार्मर्स के द्वारा जो प्रॉब्लम्स फेस की जा रही थी, उस प्रॉब्लम को गांधी जी ने समझा। और जो प्रोटेस्ट था गांधी जी के द्वारा, चंपारण सत्याग्रह जो चलाया गया, सत्याग्रह का मतलब क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सत्याग्रह? तो जो चंपारण सत्याग्रह चलाया गया था स्टूडेंट, सत्याग्रह मतलब कि एक पीसफुली आप शांतिपूर्वक पीसफुली अपना आंदोलन कर रहे हो, सत्याग्रह, कि आपको पता है कि आप सच पे, आप ट्रुथ के ऊपर अडिग हो, सच से ऊपर कुछ नहीं है। और सच्चाई ये थी कि जो फार्मर्स थे, जो ग्रास रूट लेवल पे जो काम कर रहे थे, जो पीजेंट थे, जो खेतों में काम करने वाले मजदूर थे, उनकी समस्या हमारे देश में सबसे ज़्यादा दयनीय थी, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उन लोगों को थी। तो गांधी जी ने देखा कि यार हमें इनके लिए प्रोटेस्ट करना पड़ेगा। तो चंपारण सत्याग्रह गांधी जी शुरू करते हैं 1917 में, और इसमें चंपारण सत्याग्रह में उनको जीत प्राप्त होती है विद द हेल्प ऑफ, जैसे मैंने आपको बताया, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो कहने का मतलब ये है कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सिर्फ गांधी जी का ही रोल नहीं था, हमारे देश के जो और बड़े लीडर थे, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देश के पहले प्रधानमंत्री, देश के पहले डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो बाद में देश आज़ाद होने के बाद बनते हैं, इनका भी योगदान था। ठीक है जी। और सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन में मिली थी, किस मूवमेंट में मिली थी? कमेंट करके बताना जरूर। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है, सरदार की उपाधि किस आंदोलन में दी गई थी? स्टूडेंट्स कमेंट करके बताना। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है, अब यहाँ से एक पॉइंट हम इस पे भी चर्चा कर लेते हैं। आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है कि चंपारण सत्याग्रह में कौन कौन से दूसरे फेमस पर्सनैलिटीज़ या दूसरे लीडर्स भी इस मूवमेंट को सपोर्ट कर रहे थे, या इनमें से कौन से लीडर इस मूवमेंट में नहीं थे? 4 ऑप्शन दे देंगे जैसे आपको, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू या चंद्रशेखर आज़ाद। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए एग्जामिनर आपको कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है। आई होप आपको मेरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। आगे नेक्स्ट चलते हैं। सो यहाँ से गांधी जी के द्वारा जो फ्रीडम स्ट्रगल की आप कह सकते हो कि शुरुआत, यहाँ से ग्रोथ मिलनी शुरू हो जाती है। और नेक्स्ट पॉइंट नोट कर लो जी, 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, सो जस्ट अ मिनट, ये पॉज हो गया। हाँ जी, सो इस पॉइंट को जरूर मार्क कर लेना जो आपको पॉइंट बता रहा हूं। 1918 में गांधी जी के द्वारा अहमदाबाद मिल स्ट्राइक
और यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक का, ठीक है जी। तो 1918 में गांधी जी के द्वारा एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक की गई थी और दूसरा 1918 में गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया था। तो मिल स्ट्राइक नहीं की थी, ये आपको पॉइंट बता रहा हूँ कि मिल स्ट्राइक में हुआ क्या था, ठीक है, खेड़ा सत्याग्रह। तो गांधी जी के द्वारा मिल स्ट्राइक में पहला पार्टिसिपेट किया गया अहमदाबाद में, अहमदाबाद गुजरात में। तो गांधी जी के द्वारा क्या किया गया भाई, जो अहमदाबाद में जो कॉटन की मिल्स थी, जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे, किसान, जो वहाँ पर जो आम जनता थी, ठीक है, जो फैक्ट्री में काम करते हैं लोग, तो उनके द्वारा मिल मालिकों के अगेंस्ट, मिल मालिकों के खिलाफ जो है स्ट्राइक कर दी थी, धरना दे दिया था। सो मेन पॉइंट क्या था कि अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में बेसिकली गांधी जी के द्वारा ये सवाल उठाया गया कि भाई आप लोग क्यों धरना दे रहे हो, क्या कारण है। तो जो बेसिकली मिल में काम करने वाले वर्कर थे, तो उन मिल में काम करने वाले वर्करों को गांधी जी के द्वारा ये क्वेश्चन पूछा गया। और पॉइंट नोट कर लेना, गांधी जी ने फर्स्ट टाइम जो हंगर स्ट्राइक किया था जी, ये क्वेश्चन पूछा जाता है, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक गांधी जी की कौन सी थी, पहली जो भूख हड़ताल थी, उनके द्वारा जो अनशन पे चले गए थे, फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, ठीक है, गांधी जी के द्वारा जो फर्स्ट हंगर स्ट्राइक की गई थी वो इस अहमदाबाद मिल स्ट्राइक में उन्होंने किया था। मतलब कि गांधी जी के द्वारा यहाँ पर अनशन पे क्यों बैठ गए थे, क्यों चले गए थे, क्योंकि उनकी डिमांड थी कि ऐसे जो मिल में काम करने वाले वर्कर हैं वो अपना काम बंद ना करें। एक्चुअल टर्म में जो मिल में काम करने वाले लोग थे, मिल में काम करने वाले वर्कर थे, उनकी डिमांड थी कुछ कि हमें हमारे वेजेस इंक्रीज़ होने चाहिए, हमारे जो वर्किंग आवर्स हैं वो फिक्स होनी चाहिए, एक एटलीस्ट छुट्टी होनी चाहिए। तो फिर इन सब डिमांड्स को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, जो मिल के मालिक थे वो नहीं मान रहे थे, जिसके लिए गांधी जी के द्वारा अनशन किया गया था, पहला हंगर स्ट्राइक। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर यहीं से पॉइंट आया था कि एटलीस्ट मिनिमम 8 घंटे तो काम करना चाहिए, ठीक है। तो गांधी जी के द्वारा लोगों को समझाया गया कि आपकी सारी डिमांड्स मानी जाएंगी, आप अगर तुम लोग अपने ही देश में अपने ही मिल मालिकों के अगेंस्ट, अपने ही देश की इंडस्ट्रीज़ के अगेंस्ट अगर छुट्टी पे चले जाओगे, धरना दोगे, स्ट्राइक करोगे, तो उससे अपने को ही नुकसान है, अंग्रेज़ों को इसमें कोई लॉस नहीं था, ठीक है। आई होप सारे पॉइंट को समझ गए होंगे। नेक्स्ट 1918 में ही उनके द्वारा खेड़ा सत्याग्रह किया था। स्टूडेंट्स, खेड़ा जो प्लेस है ये भी गुजरात में है, और खेड़ा सत्याग्रह किस चीज़ को लेके था, ये सत्याग्रह बेसिकली उस टाइम पर गुजरात में खेड़ा डिस्ट्रिक्ट में अच्छी फसल नहीं हो सकी थी, अच्छी क्रॉप नहीं ग्रो हो पाई थी, जिसके कारण कि गांधी जी के द्वारा एक नॉन टैक्स कैंपेन चलाया गया था, ठीक है जी। सो ये क्या था, ये एक नॉन टैक्स कैंपेन था। सो इस नॉन टैक्स कैंपेन में आपको पॉइंट क्लियर कर दूं कि गांधी जी ने सभी किसानों को कहा था कि कोई भी टैक्स नहीं पे करेगा। सो यहाँ पर खेड़ा सत्याग्रह में भी गांधी जी को जीत प्राप्त होती है। और देन आफ्टर ऑल होता क्या है जी, गांधी जी के द्वारा सभी किसानों को ये एडवाइस दिया जाता है कि आप सब ने अपनी जो डिमांड्स हैं, अपनी जो आपकी जितनी भी डिमांड है वो फुलफ़िल करवानी है ब्रिटिशर्स से। तो पहला एक ऐसा पॉइंट था कि कोई ऐसी पर्सनैलिटी, ऐसा इंसान जो हमारे देश के किसानों के बारे में सोच रहा था। ठीक है जी, एक सेकेंड। सो नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाओ। नेक्स्ट है जी कि गांधी जी के द्वारा 1919 में 1919 में रोल्ट एक्ट सत्याग्रह भी किया। गांधी जी के द्वारा रोल्ट एक्ट सत्याग्रह भी किया गया था।
ठीक है। और इस रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने जो ब्रिटिशर्स के द्वारा कानून बनाया गया था रॉल्ट एक्ट, उसके अगेंस्ट सत्याग्रह किया। और गांधी जी ने कहा कि भाई ये जो काला कानून है, ठीक है, 1919 में जो पास किया गया था, ठीक है, सर सिडनी रॉल्ट के द्वारा, सर सिडनी रॉल्ट एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसके द्वारा कानून बनाया गया था कि इंडियंस में, अगर हमें इंडिया में इंडियंस को कंट्रोल करना है तो इंडियंस के लिए एक कानून बनाना पड़ेगा। तो ये जो रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह था, एक्चुअल टर्म में गांधी जी ने अंग्रेजों के अगेंस्ट चुपचाप शांतिपूर्वक ये सत्याग्रह, ये आंदोलन शुरू किया। और इस रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह का मेन मोटिव क्या था कि जो भी इंडियंस अंग्रेजों के अगेंस्ट, ब्रिटिशर के अगेंस्ट कोई भी आम जनता में, आम लोगों में ब्रिटिशर के अगेंस्ट कुछ भी स्प्रेड कर रहा है तो उस बंदे को उठा के जेल में डाल देना। तो एक्चुअल टर्म में जो रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह हुआ था, रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह का सबसे बड़ा कारण क्या था कि गांधी जी ने कहा कि यार हमारे देश में ये ऐसा कानून बना दिया गया है जिसमें कि अगर अंग्रेज चाहें किसी के भी अगेंस्ट कोई झूठा केस डाल के उसको जेल में डाल सकते हैं। मतलब कि जो उस टाइम पे ब्रिटिश पुलिस थी, केस बनाने वाले तो लोकल लेवल के अपने इंडियन ही होते थे, जो इंस्पेक्टर लेवल पे होते थे, जो थानेदार होता था। तो लेकिन पुलिस को एक बहुत ज़्यादा पावर दे दी गई थी। इस चीज़ के अगेंस्ट गांधी जी के द्वारा इस 1919 का जो रॉल्ट एक्ट था, इसके अगेंस्ट सत्याग्रह किया गया और सर सिडनी रॉल्ट कानून बना के चला गया। और बाद में इसको ही रिव्यू करने के लिए साइमन कमीशन भारत आया था। और आपको पॉइंट बता दूं कि जब साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट देकर गया तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट्स, रिकमेंडेशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड ऑन की गई थी। और वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो 1935 है वो हमारे संविधान का हिस्सा है आज की डेट में। तो चीज़ों को तुम लोग को रिलेट कर पाओगे कि उस समय पे जिस टाइप से पुलिस के पास पावर थी, आज भी कहीं ना कहीं वैसी ही पावर है। ठीक है, इस पॉइंट पे बाद में आते हैं, जो पॉइंट नोट कर लो जी। सो जो रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह था गांधी जी ने शुरू किया था, ब्रिटिशर्स इस रॉल्ट एक्ट को नहीं ख़त्म करते। जो 1919 का रॉल्ट एक्ट था, ये कंटिन्यू रहता है। गांधी जी का जो रॉल्ट एक्ट सत्याग्रह था उस टाइम पे वो सक्सेसफुल नहीं हो पाता और रॉल्ट एक्ट जो था 1919 का, ये आगे कंटिन्यू रहा था। और 1928 में आपको पता है जी, सर जॉन साइमन की रिकमेंडेशन जो थी, साइमन कमीशन पास हुआ था, तो उसमें इस रॉल्ट एक्ट को और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को, इन सारी चीज़ों को आगे ऐड ऑन करने की बात की गई थी कि चीज़ें चलनी चाहिए। तो फिर साइमन कमीशन की जो रिकमेंडेशंस हैं वो बाद में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में ऐड ऑन की गई थी। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो सारा टाइम फ्रेम आप देख रहे हो ना, इस दौरान फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी हुई थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो स्टूडेंट्स फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का टाइम पीरियड क्या था, आपको ईयर पूछा जा सकता है। 1914 से 1919 तक ही चला था। ये वही टाइम पीरियड है जिस समय पे गदर पार्टी भी बन रही है, एक रेवोल्यूशनरी पार्टी। ठीक है, कमेंट करके बताओ कि गदर का हेडक्वार्टर कहाँ पे था। तो एक रेवोल्यूशनरी फेज भी इंडिया में शुरू हो रहा था उस टाइम पे, और गांधी जी अपना जो है एक शांतिपूर्वक अपने आंदोलनों को भी चला रहे थे। तो अब होता क्या है जी, इस दौरान जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ख़त्म हो जाती है तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की वॉज डिफीटेड बाय ब्रिटिशर्स। टर्की जो कंट्री है, ओटोमन एम्पायर पहले हुआ करता था, टर्की वॉज डिफीटेड इन दिस वॉर।
एक्चुअल टर्म में टर्की जैसा देश हार गया था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, पहले विश्व युद्ध में, जिसमें ब्रिटिशर्स के द्वारा बुरी तरीके से टर्की के राजा को हरा दिया जाता है। और जो टर्की का जो हेड होता है, जो सुल्तान था, पूरी सल्तनत का हेड होता था, एक रिलीजियस पोस्ट होती है खलीफा। तो टर्की का जो हेड होता था जी, जो खलीफा होता था, उसकी पोस्ट को ब्रिटिशर्स के द्वारा डिसकंटिन्यू करने की बात की गई। और ब्रिटिशर्स ने कहा कि भाई तेरे को अब हरा दिया है, ठीक है, तेरे पास कोई पावर नहीं है, कुछ नहीं है, ना ही तेरे पास किसी चीज़ की अथॉरिटी है कि तू कोई ऑर्डर जारी कर सके। एक्चुअल टर्म में जो खलीफा होता है वो पूरे वर्ल्ड में इस्लाम को रेगुलेट करता है, इस्लाम को ऑर्डर जारी करता है कि जो टर्की से ऑर्डर जारी हो गया, पूरी दुनिया में जो लोग इस्लाम फॉलो करते हैं, जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग होते हैं, वो उसको फॉलो करेंगे, जो ऑर्डर जारी हुआ है, जो ऑर्डर पास किया गया खलीफा के द्वारा। अब जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में टर्की हार गया, टर्की जैसा देश हार गया और ब्रिटिशर्स ने बुरी तरीके से टर्की को हरा दिया, तो इसके बाद क्या होता है कि भारत में जो रह रहे मुस्लिम होते हैं वो इस बात पे बहुत ज़्यादा भड़क जाते हैं कि हमारे खलीफा की बेइज्जती हो गई। अब खलीफा की बेइज्जती का बदला लेने के लिए, ठीक है जी, नोट कर लो, अली ब्रदर्स। अली ब्रदर्स के द्वारा स्टूडेंट्स खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। ठीक है जी, खिलाफत आंदोलन चलाया गया था अली ब्रदर्स के द्वारा। और जो खिलाफत आंदोलन था, बेसिकली खिलाफत आंदोलन में सारे के सारे जो मुस्लिम्स थे वो अंग्रेज़ों का हर एक चीज़ में बाइकआउट करने की बात कर रहे थे। और अली ब्रदर्स के द्वारा खिलाफत आंदोलन लीड किया गया। और दूसरे साइड गांधी जी जो थे वो अपना रॉल टैक्स सत्याग्रह चला रहे थे, वो भी 1919 में था। और फिर बाद में 1920 में इसी चीज़ को गांधी जी ने आगे लीड किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। गांधी जी ने कहा यार कि अंग्रेज़ तो रुक नहीं रहे रॉल टैक्स सत्याग्रह करके, तो अब क्या करना चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। हमको क्या चलाना चाहिए, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। 1920 में, 1920 में, कि हर एक चीज़ का बाइकआउट करो। इसमें ब्रिटिश गुड्स को, ब्रिटिश गुड्स, ब्रिटिश स्कूल कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, गवर्नमेंट ऑफिसेस, हर एक चीज़ का, ब्रिटिशर्स की हर एक चीज़ का बाइकआउट होना शुरू कर दिया। और जिसके बाद की गांधी जी ने देखा कि भाई हम नॉन कॉपरेशन मूवमेंट चला रहे हैं और मुस्लिम कम्युनिटी के जो लोग हैं वो खिलाफत आंदोलन चला रहे हैं, और हमको जो है एक होके लड़ना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फाइनल गोल है, जो मेन मोटिव है, वो एक ही है। तो इसलिए गांधी जी के द्वारा जो है इस खिलाफत आंदोलन को अपने साथ जोड़ा गया। और गांधी जी जो हैं वो अली ब्रदर्स से मिलते हैं, मोहम्मद अली और शौकत अली, और ये डिसाइड करते हैं कि भाई पूरे इंडिया में ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन का जो हेड है वो गांधी जी को डिक्लेयर करते हैं। और गांधी जी ऑल इंडिया खिलाफत आंदोलन प्लस नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, इसको एक करके अब पूरे इंडिया में लीड करेंगे, क्योंकि एक मास लीडर बन चुके थे गांधी जी। उस टाइम पे कोई मीडिया, कोई न्यूज़ चैनल XYZ ऐसा कुछ नहीं होता था, इंटरनेट वगैरह। उस टाइम पे अपने आप में इतना बड़ा कोई मास लीडर, एक पब्लिक लीडर एक जो बन सके, बहुत बड़ी बात होती थी। और गांधी जी की पर्सनैलिटी ऑलरेडी पूरे के पूरे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस हो चुके थे, बहुत ज़्यादा स्प्रेड हो गई थी।
सो इसके बाद क्या होता है जी कि गांधी जी जो हैं वो जॉइंटली खिलाफत आंदोलन और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को लीड करते हैं। इस असहयोग आंदोलन में गांधी जी को काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन 5 फरवरी 1922 1922 एक बहुत बड़ा इंसिडेंट होता है जी, चौरी चौरा इंसिडेंट। चौरी चौरा इंसिडेंट। और चौरी चौरा इंसिडेंट में बेसिकली जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट गोरखपुर में है जी, चौरी चौरा एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये कहाँ पर है? ये उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। तो वहाँ पर एक इंसिडेंट होता है, एक चौक पे, एक भीड़ पे जो मॉब होती है, ठीक है जी, जो भीड़ होती है, मॉब होती है, उनके ऊपर पुलिस वाले जो हैं लाठी वगैरह चार्ज करते हैं, लाठी चलाते हैं। और मॉब ने गुस्से में आके एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी। पुलिस स्टेशन को आग लगा दी और पुलिस स्टेशन में सारे के सारे जो 22 कर्मचारी थे वो सारे जल के मर गए। और सारे के सारे पुलिस वाले जो थे वो इंडियन थे, सारे पुलिस कर्मचारी जो थे, क्योंकि जैसे अभी आपको बताया कि लोअर लेवल पे अंग्रेज इंडियन से ही काम करवाते थे। तो इस वाक्य के बाद, इस इंसिडेंट के बाद जो 1922 को होता है चौरी चौरा इंसिडेंट, इसमें गांधी जी को अरेस्ट कर लिया जाता है। ऑर्डर जारी हो जाता है गांधी जी के अगेंस्ट, अरेस्ट ऑर्डर निकल जाता है कि भाई इस जो मूवमेंट का हेड है उसको अरेस्ट कर लिया जाए। और गांधी जी भी इस चौरी चौरा इंसिडेंट के बाद जो अपना नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको त्याग देते हैं। कहते हैं कि ये जो मूवमेंट मैंने चलाई थी, ये जो सत्याग्रह अपना मैं लीड कर रहा था, जो मेरी आइडियोलॉजी है, मेरे विचार हैं, मैं उस पर ही हमेशा टिका रहूँगा। और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को गांधी जी ने यहाँ पर रोक दिया, ये कह के कि ये मूवमेंट एक वायलेंट रूप ले चुकी है, अब ये एक हिंसक हो गई है और मैं हिंसा को सपोर्ट नहीं करता। जबकि पूरे भारत से नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बहुत अच्छा रिस्पांस मिलने लग गया था। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में लोगों ने सड़कों पर लाके फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लोथ्स, इनको जलाना शुरू कर दिया था। लोगों ने स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दिया था, ऑफिस दफ्तर जाना बंद कर दिया था, कोर्ट्स में जाना बंद कर दिया था। ब्रिटिशर्स का बहुत बुरी तरीके से बाइकआउट होना शुरू हो गया था। और ये आगे कंटिन्यू रहता तो अंग्रेज इनडायरेक्टली हमारे देश में क्या कर रहे थे? अपने गुड्स तो सेल कर रहे थे। रूल करने का मतलब क्या था कि फॉरेन कंपनीज इंडिया में, या ईस्ट इंडिया कंपनी उससे पहले अगर आप बात करो कि 1858 से पहले, जब ब्रिटिश क्राउन से पहले कंपनी तो रूल कर रही थी। तो आफ्टर ऑल होता क्या है कि गांधी जी इससे क्विट कर देते हैं। और गांधी जी के इस स्टेप लेने के बाद कई सारे ऐसे बहुत बड़े लीडर जो थे हमारे देश के, वो उनसे नाखुश हो जाते हैं। जैसे कि जो सुभाष चंद्र बोस थे, वो गांधी जी के इस स्टेप के बाद उनसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं। वो कहते हैं कि अगर गांधी जी इस मूवमेंट को आगे कंटिन्यू रखते तो हो सकता है कि हमारा देश जल्दी आज़ाद हो जाता। ये अगले 1-2 साल में आज़ाद हो जाना था हमने, नेक्स्ट आने वाले। लेकिन आज़ादी कब मिलती है फिर? 1947 में। आई होप आपको कारण पता चल गया होगा जो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ, ठीक है। सो अब इस इंसिडेंट के बाद जो कांग्रेस पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी भी एक्चुअल टर्म में, कांग्रेस में भी सारे के सारे जो मॉडरेट लीडर्स जो थे ना, वो गांधी जी को ही सपोर्ट करते थे। क्योंकि कांग्रेस में सारे के सारे एलीट लीडर थे, सारे एजुकेटेड क्लास थे, सारे अपर क्लास थे। और उनको पता था कि अंग्रेज़ों के अगेंस्ट, अंग्रेज़ सिर्फ इंडिया में थोड़ा ना रूल कर रहे थे, पूरी दुनिया में रूल कर रहे थे। जैसे कहा जाता है कि भाई अंग्रेज़ों का सूर्यास्त नहीं होता था। इट मीन्स कि उनका व्यापार पूरे के पूरे वर्ल्ड में चल रहा था। जिसके बाद जो कांग्रेस लीडर के, जो कांग्रेस के जितने भी मॉडरेट लीडर जो थे, एक्सट्रीमिस्ट नहीं, मॉडरेट लीडर,
मॉडरेट लीडर जो थे वो गांधी जी को सपोर्ट करे थे। एक्सट्रीमिस्ट गरम ख्याली, गरम दल वाले, तो जो गरम ख्याली लीडर थे वो अलग होते जा रहे थे। और फिर यही एक टाइम फ्रेम, यहाँ पर एक टाइम पीरियड ऐसा आता है कि कांग्रेस से कुछ मॉडरेट लीडर भी जो थे वो अलग हो रहे थे। उसका कारण था कि जो कांग्रेस थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा बनाई गई पार्टी थी, और जो पार्टी ब्रिटिशर्स ने खुद बनाई है तो वो ज़्यादा बड़े स्टेप ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट नहीं ले सकती थी। ठीक है, तो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। इसलिए 1923 में CR दास, ठीक है, चित्तरंजन दास जो थे फाउंडर ऑफ, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है स्वराज पार्टी, ठीक है, CR दास एंड मोतीलाल नेहरू। तो जो जवाहरलाल नेहरू के फादर थे मोतीलाल नेहरू और CR दास, इन्होंने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज पार्टी, स्वराज मीन्स स्वयं का राज। स्वराज पार्टी का गठन किया था। स्वराज मीन्स स्वयं का राज, खुद का राज। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि स्वराज शब्द पहली बार किसने यूज किया था। ठीक है, वहां पर दादा भाई नारोजी भी होगा, वहां पर आपको बाल गंगाधर तिलक भी मिलेगा ऑप्शन में। तो जी स्वराज शब्द का यूज या स्वराज पार्टी के फाउंडर कौन थे, ये क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। स्वराज टर्म फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। फर्स्ट टाइम यूज्ड बाय दादा भाई नरोजी। दादा भाई नरोजी। और स्वराज इज माई बर्थ राइट, ये लाइन किसने बोली है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। ये लाइन बोली है बाल गंगाधर तिलक ने। सो आई होप आपको पॉइंट समझ में आया होगा। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वराज न्यूज़पेपर किसने शुरू किया। स्वराज से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और हिंद स्वराज बुक किसने लिखी है। ठीक है जी, हिंद स्वराज, पहला पॉइंट ये नोट कर लो, ये बुक का नेम है, गांधी जी के द्वारा लिखी गई थी। ठीक है, हिंद स्वराज रिटन बाय महात्मा गांधी। और नेक्स्ट आ जाएगा आपका न्यूज़पेपर वाला। ठीक, स्वराज न्यूज़पेपर किसने शुरू किया था। ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको मैंने स्वराज से रिलेटेड जो टर्म्स हैं, ठीक है, स्वराज पहली बार शब्द किसने यूज़ किया कलकत्ता सेशन में INC के। ठीक है, जब दादा भाई नारोजी जो थे, जिनको ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है, उनके द्वारा यूज़ किया गया था। स्वराज न्यूज़पेपर किसने शुरू किया गया था। ठीक है जी, सुभाष चंद्र बोस ने। स्वराज इज़ माई बर्थ राइट, आई शैल हैव इट, ये किसने टर्म बोली थी। ठीक है, और स्वराज पार्टी की शुरुआत किसने की थी। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं करके। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा। ऐसी ही वीडियोस आपको हमारे चैनल पे मिलती रहेंगी। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे। अभी क्लास वाइंड अप करते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।